सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज का ये वीडियो है फेफड़ों की शुद्धि के लिए। तो आप सब जानते ही हैं कि फेफड़े हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो ये वीडियो जो आज की है वो सबके लिए ही है, सभी वर्ग के लोगों के लिए है। वो बच्चों के लिए भी है, वो वयस्कों के लिए भी है, वो वृद्धों के लिए भी है, और वो ये स्पेशली जो धूम्रपान करने वाले लोग हैं उनके लिए है। क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है, ज्यादातर लोगों को देखते हैं कि वो धूम्रपान जैसी आदत से ग्रसित रहते हैं, जिसकी वजह से उनके फेफड़े जो है कमजोर पड़ जाते हैं। फेफड़ों के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, फेफड़ों की क्षमता जो है वो बहुत ही कम रह जाती है। तो फेफड़े क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए, तो इसके लिए जान लेते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है। फेफड़े हमारे जो शरीर का श्वसन प्रणाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। आप सब जानते हैं कि हम जो भी प्राणवायु लेते हैं अंदर, जो भी प्राणवायु अंदर भरते हैं, तो वो प्राणवायु क्या करती है हमारे शरीर के अंदर, कि हमारे शरीर की प्रत्येक सेल तक पहुंचती है। वो जो नॉर्मल जो वायु लेते हैं उसमें से फेफड़े क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन जो होती है ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और या फिर दूसरी जो गैसें हैं उनको बाहर निकाल देते हैं। तो वो फंक्शन कैसे करता है, वो फंक्शन करता है आपका जब हमारे फेफड़े फूलते हैं और संकुचित होते हैं। ठीक है। तो आजकल के लाइफस्टाइल में क्या देखा गया है कि हम लोग एक तो ब्रीदिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से करते नहीं है, बहुत ही स्लो ब्रीदिंग करते हैं। स्लो इन द सेंस मतलब थोड़ी सी ब्रीदिंग करते हैं, ऐसे छोटे छोटे सांस लेते हैं। इससे फेफड़ों का जो फैलाव है और संकुचन है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है। इसके अलावा जो हम धूम्रपान के, बहुत सारे लोग हैं जो धूम्रपान के आदी हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि उन फेफड़ों के ऊपर जो टार है वो जमना शुरू हो जाता है। आपको पता ही है फेफड़े हमारे जो छोटे छोटे कोष्ठक बने होते हैं फेफड़ों के अंदर, जो वायु को अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित करके और उसको फिर ब्लड सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, ताकि जो हमारे ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरे अंग अंग पूरी कोशिकाओं तक पहुंच जाए, और जहां पे भी रिपेयर की जरूरत है, जहां पे भी मरम्मत की जरूरत है हमारे शरीर को, वो कर सके। तो जिन लोगों को फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है, जिन लोगों को फेफड़ों के रोग हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो ये कार्य प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते। इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर फिर बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, शरीर की शुद्धि नहीं हो पाती, ब्लड की शुद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि फेफड़े क्या ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, उसके अंदर से दूसरी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है बेसिकली, जो जिसके ऊपर अगर कोई लेयर जम जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कि कफ है, कफ अगर उसके ऊपर जम जाए, या फिर जो स्मोकिंग का जो धुआं है, धुएं की जो टार है उसके ऊपर जम जाए, तो वो अपने जो प्रॉपर कार्य है वो नहीं कर पाते हैं। वो जो संकुचन और फैलाव है उनका वो हो नहीं पाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन उनके अंदर पूरी तरीके से भर नहीं पाती है, वो शरीर के अंग अंग तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां, दूसरी बीमारियां पैदा हो जाती है। तो जान लेते हैं आज जो हम योग की कुछ अभ्यास करने वाले हैं, उसमें कुछ आसन भी होने वाले हैं और कुछ प्राणायाम भी होने वाले हैं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक होने वाली है। तो जान लेते हैं उनके क्या क्या फायदे हैं। उनका फायदा ये है सबसे पहला कि एक तो उससे प्राणों का जो बेहतर बहाव होगा। ठीक है। आप प्राणों को ज्यादा से ज्यादा अपने फेफड़ों के अंदर भर पाओगे उन जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज के द्वारा और उन आसनों के द्वारा। उसका दूसरा फायदा ये होगा कि जब आप ज्यादा से ज्यादा प्राणों को अंदर अवशोषित करोगे तो ऑक्सीजन का जो लेवल है, ऑक्सीजन का स्तर जो है वो खून के अंदर आपका बढ़ जाएगा।
उससे आपके जो भी दूसरे रोग भी होंगे वो भी नष्ट होना शुरू हो जाएंगे, जो भी आपके कहीं पे भी रोग होंगे। तो आपको पता ही है कि इसके पीछे की साइंस, जहां पे भी ऑक्सीजन का फ्लो प्रॉपर नहीं होता, जहां पे भी हमारे शरीर के जिस भी अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिन कोशिकाओं तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, वहां पे रोग उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में इससे, इन आसनों से, जो हम आसन करने वाले, इससे जो हमारी जो ये जो मसल्स हैं, जो फेफड़ों वाली ये जो मसल्स है, ये पूरी मसल्स है, इधर वाली जो साइड में है या फिर इधर वाली जो मसल्स है, वो सारी की सारी मसल्स मजबूत बनती हैं इससे। ठीक है, इसके बाद में जो अगला फायदा है कि ये डायफ्राम को मजबूत करता है। हमारा जो ये फेफड़ों के नीचे, आपको पता ही है, एक मांसपेशी होती है डायफ्राम, जो फेफड़ों को भी सपोर्ट देती है और पेट को फेफड़ों के बीच में होती है वो। ठीक है, तो वो मांसपेशी जो है मजबूत बनती है। उससे क्या होता है कि वो अपने फेफड़ों को संकुचन और एक्सपेंशन, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में काफी सपोर्ट करती है उसको वो। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं कि उसका बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद में जो अगला बेनिफिट है कि जो हमारी हमारी ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मतलब जो हमारे फेफड़े, जो लंग्स हैं, लंग्स की जो नलिकाएं हैं, ठीक है, उनमें संकुचन को पैदा करती है, संकुचन और एक्सपेंशन। वो इससे वो जो हमारी जो नलिकाएं हैं, जो श्वास नलिकाएं हैं, वो बहुत ही स्ट्रोंग हो जाती है, बहुत ही मजबूत हो जाती है इससे। ठीक है, इसके अलावा जो फायदा होता है, अगला फायदा, कि अगर आपके शरीर में कोई भी कफ आदि, कोई भी ऐसी इस तरह की कोई चीज है, जैसे धूम्रपान से जो टार इकट्ठा हो जाता है, जो टार जम जाता है हमारे फेफड़ों के ऊपर, वो निकालने में बहुत ही हेल्पफुल रहती है। वो उनको ये एक्सपेल करने का काम करती है, धीरे धीरे उसको पिघला के बाहर निकालने का कार्य करती है। तो ये है इसके जो फायदे जो आपको मिलने वाले हैं आज के अभ्यास से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। तो इसमें सबसे पहले आपको कुछ आसन करने होंगे, क्योंकि योग के क्रम के अनुसार आप जानते हैं कि पहले आसन किए जाते हैं, उसके बाद में प्राणायाम का नंबर आता है। ठीक है, आसन करने से क्या होता है कि आपकी जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो खुल जाती है पूर्ण रूप से, और इससे प्राणायामों को करने में बड़ी हेल्प मिलती है, प्राणों को और ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर भरने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो आसन है वो हम करेंगे भुजंग आसन। ठीक है, भुजंग आसन करने का आपका कारण यही है कि आपकी ये वाली जो मसल्स हैं, ये मसल स्ट्रेच होती है, इससे आपकी मसल स्ट्रेच होती है, तो आपके जो एक्सपेंशन, फेफड़ों को एक्सपेंड करने में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो करके देखते हैं भुजंगासन कैसे करना है। ठीक है, तो भुजंगासन करने के लिए आपको क्या है कि सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है। इस तरीके से आपको पेट के बल लेट जाना है, और अपने हाथ जो हैं, हाथों को चेस्ट के बिल्कुल साइड में, ऐसे साइड में रखना, चेस्ट के साइड में। ठीक है, उसके बाद में फिर सांस भरते हुए, धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर उठना है आगे से, जैसे सांप उठता है, भुजंग सांप की तरह है, ऐसे। जितनी देर तक आप रोक सको ऊपर रुक के रहना है, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। फिर से करेंगे। तो ये था भुजंगासन। ठीक है, इसके बाद में जो अगला जो आसन है वो आसन है आपका धनुरासन। ठीक है, धनुरासन में क्या करना है, आपको लेटना है, अपने पैरों को ऐसे पकड़ना है, तो ये जो चेस्ट वाला पोर्शन है, इसको जितना ज्यादा खींच सको उतना खींचना आपको। ठीक है, तो ये था दूसरा आसन, जो आपके लंग्स को मजबूत बनाएगा, लंग्स की जो मांसपेशियां या आसपास की मांसपेशियां, इनको मजबूत बनाएगा। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा आसन है वो है आपका सेतुबंध आसन। ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर उठना है, ये वाले पोर्शन को कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करने की।
थोड़ी देर रुक के उसके बाद में धीरे धीरे नीचे की तरफ आना है। ठीक है, तो ये थे जो कुछ आसन जो काफी इंपॉर्टेंट है फेफड़ों को मजबूत करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो मेन चीजें हैं जो फेफड़ों को सबसे ज्यादा मजबूती का काम देते हैं वो होते हैं प्राणायाम। ठीक है, तो प्राणायाम में सबसे पहले आपको क्या करना है, प्राणायाम में सबसे पहले आपको बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ जाना है। इस तरीके से आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में, किसी भी आसन में बैठ के। ठीक है, पहले अपना मन को शांत करें, संयमित करें, प्राणों को संयमित करें, आराम से लंबी सांस लें। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक आपको बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है ताकि आप रिलैक्स हो जाओ पूर्ण रूप से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करनी है डीप ब्रीदिंग। ठीक है, डीप ब्रीदिंग में कैसे करोगे आप, जो जिसको बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं आप, तो एक हाथ यहां पर बेली पे लगाना, आपको पेट पे लगाना अपने, और फिर श्वास को अंदर भरना है, जितना ज्यादा से ज्यादा उसके डायफ्राम को फैलाना है ताकि जो वायु है आपको ऐसा महसूस हो कि पेट के अंदर जा रही है। इस तरीके से बिल्कुल आराम आराम से आपको अंदर भरनी है, उसके बाद में फिर उसको धीरे धीरे बाहर निकाल देना है। जब आप बाहर निकालोगे तो आपका पेट अंदर जाएगा, जब आप भरोगे तो आपका पेट बाहर आएगा। तो यही जो बेली ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस है। ठीक है, इसको डायफ्राम ब्रीदिंग भी बोल देते हैं, बेली ब्रीदिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, बहुत ही उत्तम तकनीक है ये, आपके फेफड़ों को तो मजबूत करेगी, साथ के साथ आपके जो मानसिक विकार है उनको भी नष्ट करेगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले वो है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको आंतरिक कुंभक के साथ में करना है बेली ब्रीदिंग, आंतरिक कुंभक के साथ में। आंतरिक कुंभक आपको पता ही है, प्राणायाम के 3 भाग होते हैं। ठीक है, रेचक, कुंभक और पूरक। ठीक है, पूरक में क्या करते हो आप, पूरक में आप श्वास को अंदर भरते हो, कुंभक में आप उसको रोक के रखते हो, और रेचक में आप उसको बाहर निकाल देते हो। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, ये अब ये प्राणायाम जो है बेली ब्रीदिंग है, कुंभक के साथ में आपको करनी है। ठीक है, कुंभक क्यों किया जाता है, ताकि आपके फेफड़े मजबूत हो, फेफड़ों के अंदर जो रोकने की शक्ति है, प्राणों को रोकने की शक्ति है, वो बढ़ जाए। इससे क्या आपके फेफड़े जो मजबूत होंगे। धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस को बढ़ाना है, पहले थोड़ी देर रोकने की प्रैक्टिस करें, उसके बाद धीरे धीरे अपने श्वास को रोकने की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते रहे। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, आपने शुरू किया, श्वास को आपने अंदर भर लिया, फिर उसको रोक के रखें, अंदर ही अंदर काउंटिंग करें, अंदर ही अंदर आपको काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर उसको बाहर निकाल दें। ठीक है, तो ये था एक प्राणायाम जो कुंभक के साथ में आपने किया, बाहरी कुंभ, ये आंतरिक कुंभक के साथ में। ठीक है, तो इसको समय को ज्यादा बढ़ाना, कुंभक के समय को आपको बढ़ाते रहना है धीरे धीरे। इसका जो जब आप एक परिपक्व प्राणायाम जिसको कहते हैं, वो परिपक्व प्राणायाम होगा जब आप 1 4 और 2 की रेशो में आप इस पे काम करेंगे। 1 का मतलब जब प्राणों को भरने में आपने मान लो 5 सेकंड लगाए, तो उसको रोकने में आपको 4 गुना टाइम देना है, यानी कि 20 सेकंड, 20 सेकंड तक आपको उसको रोकना है, और फिर उसको निकालने का जो समय है उसका पूरक से दुगुना। ठीक है, दुगुना यानी कि 10 सेकंड। 5 सेकंड में आपने पूरक किया था, 20 सेकंड में आप 20 सेकंड आपने कुंभक किया, और 10 सेकंड जो आपने उसको रेचक में लगाया,
तो 1:4:2 के अनुपात में इसको करना है आपको, लेकिन धीरे धीरे ये आपको बढ़ाना है। ठीक है, अब भरने का भी आपको धीरे धीरे स्लो स्लो और बढ़ाना है। जैसे भरने का आपको, आप शुरू में 5 सेकंड में भर रहे हो, तो फिर बाद में भरने में आपको 20 सेकंड तक जाना है या 30 सेकंड तक जाना है। फिर उसको रोकने का जो वो अभ्यास है उसको आपको और 1 मिनट से ज्यादा करना है। फिर उसको निकालने का अभ्यास जो है वो उसको 60 सेकंड तक करना है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे इस अनुपात में अपने आप को इस चक्कर के अंदर बढ़ाते रहना है। ठीक है, तो ये हो गया आंतरिक कुंभक के साथ में, तो ये जो बेली ब्रीदिंग है आंतरिक कुंभक के साथ में। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट प्राणायाम है जो, वो है बेली ब्रीदिंग विद बाहरी कुंभक के साथ में। ठीक है, अभी हमने अंदर रोका था, अब हम श्वास को बाहर निकाल के रोकेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने श्वास को अंदर भरा, श्वास को बाहर निकाला, और फिर रोक दिया, वहीं पे रोक के बाहर ही रोक दिया। मन के अंदर काउंट करते रहें। ठीक है, जितना ज्यादा आप काउंट कर सको, जितनी देर तक रोक सको, जितना आपके सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के अनुसार रोकना। अपने सामर्थ्य के से ज्यादा नहीं करना। कई लोगों को देखा मैंने कि वो सांस बिल्कुल निकलने को हो जाती है, रुके रखे, जबरदस्ती नहीं करनी है आपको। ठीक है, जितनी देर तक आप कंफर्टेबली रोक सको तब तक आपको रोकना है। उसके बाद में श्वास को ले लेना है। जैसे आपने अभी बाहरी कुंभक कर रहे हैं तो बाहर रोका हुआ आपने, उसके बाद जब आपकी क्षमता पूर्ण हो जाए तो आपको फिर से श्वास को भर लेना है। ठीक है, ठीक है, तो ये था बाहरी कुंभक के साथ में। ठीक है, अब जो इससे अगले वाला प्राणायाम है वो है आंतरिक और बाहरी दोनों के साथ में। ठीक है, अभी पहले हमने क्या किया था, पहले आंतरिक कुंभक किया था, हम पूरक कर रहे थे, फिर हमने कुंभक किया, फिर रेचक किया। दूसरा प्राणायाम में हमने क्या किया, पूरक, रेचक और कुंभक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरक, कुंभक, रेचक, कुंभक। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। फिर इसको देखिए कैसे करना है ये। ठीक है, श्वासों को अंदर भरेंगे, पूरा आपने भर लिया, उसके बाद रोक लिया, जितनी देर तक रोक सकते रोक के रखो। जितनी देर तक रोक सकते हो रोक के रखना है, फिर उसके बाद निकाल देना है। निकाल के फिर रोक देना है। उसके बाद में फिर से श्वास को भर लेना। जब आपको लगे कि आपकी अक्षमता जो है खत्म हो गई है, फिर आपको श्वास भर लेना इस तरीके से। तो ये एक आपका प्राणायाम हुआ जो बाहरी कुंभक और आंतरिक कुंभक इन दोनों के साथ में ही। ठीक है, तो ये जो प्राणायाम बताएं आपको, ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर दूसरा जो प्राणायाम आता है जो आपकी जो लंग्स को प्योरीफाई करने के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, उस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, भस्त्रिका आपको पता ही है, भस्त्रिका मतलब धोंकनी की तरह, हमारी सांसें जो है धोंकनी की तरह फू 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 फू। आपने देखा ना, जो लोहार, जो पहले के जो लोहार होते थे वो ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाने के लिए, आग जलाने के लिए, आग ज्यादा जलाने के लिए वो धोंकनी का उपयोग करते थे। ऐसे करके वो ज्यादा हवा छोड़ती थी, वो अग्नि जो प्रज्वलित होती थी। तो उसी के तरह का प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें आपको क्या करना है, इसमें बिल्कुल शांत तरीके से बैठ जाना है
ठीक है। शांत तरीके से आपको बैठ के, ठीक, सांस को अंदर भरना है और जोर से बाहर निकालना है, जोर से ही भरना है और जोर से ही निकालना है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। इससे आपको जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो अंदर का जितना भी कफ है, जो भी अंदर जो टार जमा हो गया, जो अंदर जो बैक्टीरिया जमा हो रखे हैं, वो आपके सारे के सारे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एक और उत्तम तकनीक है, बिल्कुल ऐसे शांत जिनसे ना हो पाए, तो शुरू में करने वाले हैं। इस तरीके से सांस भरते हुए आपको हाथों को ऊपर उठाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो इसमें आपकी जो बहुत सारी जो अंदर की जो गंदगी है, जो फेफड़ों के ऊपर जो गंदगी जम गई है, तो फेफड़ों के अंदर जमी हुई गंदगी आपकी सारी बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप जब इसको 5 से 10 मिनट तक करोगे तो आपको इसका इफेक्ट पता चलेगा। आपकी जो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगी, अंदर फेफड़े एकदम बिल्कुल स्ट्रांग होके बाहर सारा एक्सपेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको करना है। ये तो 5-5 पहले इसको शुरुआत करें, पहले आपने इसको 2 मिनट के साइकिल के साथ करना, 2 मिनट लगातार करना है, फिर उसको बढ़ाते हुए 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक लेके जाएं इसको। ठीक है, 5-5 मिनट लगातार के साइकिल पे इसको करें और आपके फेफड़े जो हैं वो बिल्कुल प्योरीफाई हो जाएंगे, आपके लंग्स जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे, अंदर की जितनी गंदगी है वो सारी की सारी गंदगी जो है बाहर निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम। इसके बाद में एक और प्राणायाम है जो काफी उत्तम है, वो भी फेफड़ों की सफाई के लिए बहुत ही उत्तम है। ठीक है, उस प्राणायाम का नाम है, प्राणायाम तो नहीं कहेंगे उसको, खैर वो क्रिया है, बेसिकली कपालभाति क्रिया है वो। ठीक है, कई जगह उसको प्राणायाम का नाम भी दे देते हैं, लेकिन ये एक असल में एक क्रिया है ये, तो इसको कपालभाति क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो कपालभाति क्रिया में क्या करना, आपको पेट यहां हाथ पे लगा लेना है और आपको महसूस करना है, आपको पेटों को छोटे छोटे धक्के देने हैं। जैसे सांस बाहर आएगी तो पेट अंदर जाएगा, सांस ऐसे। आपने देखा कपालभाति क्रिया के बारे में, तो कपालभाति क्रिया भी बहुत ही उत्तम क्रिया है, जो फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, आपके जो लंग्स के अंदर जो जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी कफ है जो जमा हो गया है, उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, जो अंदर जो भी विजातीय तत्व जो इकट्ठे हो गए, टॉक्सिन्स जो इकट्ठे हो गए, उनको निकालने के लिए। ठीक है, बहुत ही उत्तम क्रिया है ये। ठीक है, इसके बाद में जो अगला प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करता है, आपके लंग्स की जो फीलिंग कैपेसिटी है, जो लंग्स में जो प्राण वायु को भरने की जो क्षमता है, उसको बढ़ा देता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये कैसे करना है आपको, ठीक है, आपको क्या है, सबसे पहले आपका जो दायां नोस्ट्रल है, दायां राइट नोस्ट्रल है, उसको आपको दबाना है। ठीक है, जितनी भी अंदर जो प्राण वायु भरी हुई है उसको निकाल दो। फिर धीरे धीरे आपको प्राणवायु को अंदर भरना, जितना धीरे हो सके। ये आपने भर लिया, तो उसके बाद में जो लेफ्ट नोस्ट्रल आपका, ठीक है, जो बाई नासिका, उसको दबाना है उसको, और फिर दाएं से उसको निकाल देना है। फिर दाएं से भरना है, बाएं से निकाल देना है। इस तरीके से ये एक अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको ध्यान रखना है
कि जिनको भी निमोनिया वगैरह की शिकायत है या फिर जिनके अंदर कफ जम गई है, ठीक है, वो लोग इसको ना करें। क्योंकि क्या होता है, जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपकी जो ठंडी जो हवा है आपके अंदर जाती है, फेफड़ों के अंदर जाती है, और फिर वो क्या करेगी, वो अंदर जाके फेफड़ों को और ज्यादा जाम करने का कार्य कर सकती है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी जो भी फेफड़ों के रोग से ग्रसित है, जैसे निमोनिया हो रखा है, जिनको ठंड लगी हुई है, ठीक है, तो वो लोग इस प्राणायाम को करने से बचें उस अवस्था में। हाँ, जब आप ठीक हो गए हैं, आपका निमोनिया ठीक हो गया है, या फिर आपके जो भी आपको ठंड लगी हुई थी, जो सर्दी लगी हुई थी, आपको गर्म सर्द जो हो रखी थी, वो ठीक हो गई, तो आप उसके बाद में इस प्राणायाम को करें, ताकि आपके जो लंग्स की कैपेसिटी है वो एकदम मजबूत हो जाए। ठीक है, तो ये थे, आपने देखा कुछ आसन हमने किए और ये प्राणायाम किए। ठीक है, तो इसको इन सब को करने में डेली आई थिंक मुश्किल से 25 मिनट से 30 मिनट आपको लगेगी। ठीक है, तो ये आप करें, और जो भी फेफड़ों के अंदर जितने भी रोग उत्पन्न हो गए हैं उनको आप रिवर्स करें। ठीक है, तो फेफड़ों के जितने भी रोग हैं, फेफड़ों की क्षमता कम हो गई है, फेफड़े कम एक्सपेंड हो रहे हैं, फेफड़े आपके संकुचन नहीं हो रहे, ऑक्सीजन लेवल आपका बॉडी का कम हो गया है, तो उसमें ये बहुत ही उत्तम है, ये सारी चीजें। तो ये था आज का विषय, फेफड़ों को मजबूत कैसे बनाएं, फेफड़ों की कैपेसिटी को कैसे एनहेंस करें, तो उसके संबंधित। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जो अभी जो सीजन चल रहा है, जो ठंड का जो मौसम चल रहा है, ठीक है, इसमें फेफड़ों संबंधित रोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं लोगों को। तो ये फेफड़ों संबंधित रोगों को ठीक करने के लिए, उनको लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, लंग्स को मजबूत करने के लिए बहुत ही उत्तम तकनीक है जो हमारे ऋषि मुनियों ने इजाद की हुई है। ठीक है, इसी के साथ में आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।